आप जरा शहर में घूमिए, शहर में शराब की नदियां बह रही हैं। जरा पूछिए मतदाताओं से ये शराब पैदा कहाँ से हो रही है। रावत जी ये तो बता नहीं रही हैं कि पिछले 5 साल में जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने करा क्या है, वो तो बता नहीं रहे हैं हमारे को। लेकिन अगर आशीर्वाद मिलता है हम युवाओं के लिए क्या करेंगे हम बताते हैं आपको। मुख्यमंत्री जी से सारी बातें हो गई, क्योंकि 1 साल से प्रशासकों के हाथों में है नगर पालिकाओं की व्यवस्थाएं। इस 1 साल के ड्यूरेशन में हमने रोड मैप ही बनाया। बड़कोट बने, जनता का प्यार आशीर्वाद मिला, तो जो शराब की दुकान बड़कोट के अंदर है वो शराब की दुकान वहाँ नहीं दिखेगी। ये मैं आज खुली घोषणा करता हूँ, वो शराब की दुकान वहाँ से हटेगी। राजीव आवास योजना की मैं विनोद भाई का ज्ञान थोड़ा कलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जब ऑनलाइन कोई टेंडरिंग होती है तो उसमें भारत का कोई भी नागरिक प्रतिभाग कर सकता है। वोटों का तो नहीं पता, लेकिन हमने रावत जी का कार्यकाल का पता कराया है। उसमें करोड़ों रुपए तिलाड़ी के फ्लड प्रोटेक्शन में कागजों में होता है, अगले फ्लड में वो फिर बह जाता है, तो सिर्फ वो कमाई का एक साधन है। हम जब जब मैं चुनाव जीत कर आऊँगा अपने क्षेत्र का विकास करूँगा, ये तमाम वादे आपने चुनाव के समय नेताओं के मुंह से अक्सर सुने होंगे। तो वहीं आज एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर ये वादे जो यहाँ के प्रत्याशी है वो अपने क्षेत्र की जनता से कर रहे हैं। 2025 का जो दाव है उत्तराखंड निकाय चुनाव का है। जैसा कि प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और वही निकाय चुनाव को लेकर जो राज्य की राजनीति है वो गरमाई हुई है। सियासी आजमाइश का मंच छोटा जरूर है, लेकिन बड़ी प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी है। जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होने लगा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में खबर भारत की टीम पहुंची है बड़कोट नगर पालिका में, जहां से भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। तो चलिए आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अध्यक्ष पद के लिए क्या कुछ उनकी तैयारियां चल रही है और वो कौन से खास मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और कितना जन समर्थन उनको यहाँ पर मिल रहा है। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है भाजपा से अतुल रावत जी और कांग्रेस से विजयपाल रावत जी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी दंगल में। अतुल जी मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से राज्य और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है और अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले कौन से कार्य होंगे जो आप जनता के लिए करेंगे? धन्यवाद मैम। मैं खबर भारत का इसकी टीम का बड़कोट नगर पालिका आगमन पर दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। नगर पालिका क्षेत्र की जनता की ओर से, मतदाताओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी का प्रत्याशी बनाया। रहा प्रश्न आपके सवालों का, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं चुनाव में नया प्रत्याशी नहीं हूं। मैं 2013 से 2018 के कार्यकाल में नगर पालिका का अध्यक्ष रहा हूं और शपथ ग्रहण होते ही मैं अपने काम पर लग गया और ये जिस क्षेत्र में आज आप खड़े हैं उस क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत के स्थान पर नगर पालिका मेरे द्वारा करवाई गई। विकास के नए नए आयाम हमने टच करने का प्रयास किया और आज नगर पालिका की जनता 2013 के इतिहास को दोहराने के लिए खड़ी है और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि नगर पालिका क्षेत्र की जनता, मतदाता 2013 की भांति मुझे इस समय भी अपना सहयोग और आशीर्वाद देंगे। अतुल जी मेरा सवाल था कि वो कौन से मुद्दे हैं जो जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे मुद्दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की
केंद्र में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, और अगर नगर पालिका में भी सरकार बनती है, ट्रिपल सरकार बनेगी, 3 टायर सिस्टम की सरकार बनेगी, और जो मुद्दे हैं उनका समाधान इन्हीं सरकारों के माध्यम से होना है। जो केंद्र सरकार से संबंधित मुद्दे हैं उसका समाधान केंद्र सरकार से होगा, जो राज्य सरकार से संबंधित मुद्दे हैं वो राज्य सरकार से होगा। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले ज्वलंत समस्या है पानी की। पानी की समस्या 31 मार्च 2025 तक इसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि योजना पर निर्माण कार्य चल रहा है। एक हॉस्पिटल की समस्या है, जिस कैंपस में हम खड़े हैं रिफर सेंटर बन के रह गया, तो मैं पूर्व के प्रतिनिधियों पर आरोप तो नहीं लगाऊंगा, अब उनकी कार्यशैली है, वो किस ढंग से काम करते हैं। लेकिन अगर मैं आता हूँ तो मेरी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और सचिव स्वास्थ्य से बात हुई है, उन्होंने कहा चुनाव निपटाइए और आइए, जीत कर आइए, और जो नगर पालिका बड़कोट की हॉस्पिटल की जो जेन्युइन प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। विजयपाल जी, मेरा सेम सवाल आपसे रहेगा कि अगर आप जीत कर आते हैं तो जनता के लिए वो कौन से कार्य होंगे जो आप उनके लिए करना चाहेंगे, और वो खास कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच कन्विंसिंग कर रहे हैं? देखिए, खबर भारत की टीम को सादर नमस्कार। आपने अपनी बात में कहा था कि वादे बहुत लोग करते हैं फिर वादे तोड़ दिए जाते हैं। मैं वादे लेके नहीं, मैं इरादे लेके आया हूँ, क्योंकि वादे तोड़े जाते, वचन नहीं तोड़े जाते। इस नगर पालिका बड़कोट में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सरकार की बैसाखियों पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के जो सबल होता है, जो उसका बल होता है, जो उसका आत्मबल होता है, उस पर चुनाव लड़ रहा हूँ। निसंदेह मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है और मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन जो बुनियादी सवाल इस शहर के हैं, आपने पूछना कि मेरे सवाल क्या है, मेरे सवाल है कि जो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, आज उसको शिक्षा के लिए संसाधनों की ज़रूरत है। इस शहर को बिजली, पानी और सड़क की जितनी ज़रूरत है, आज इंटरनेट की उतनी ज़रूरत है। जरूरी नहीं कि इंटरनेट में आदमी इंस्टाग्राम और फेसबुक ही चला रहा है, आज यूट्यूब में तमाम तरह की कोचिंग क्लासों से शिक्षाएं दी जाती है। जिन बच्चों की स्कूलों में फ़ीस जमा नहीं हो रही, उनके लिए हम छात्रवृत्ति योजनाओं को भी अपने स्तर से चलाने की कोशिश करेंगे। बोर्ड में अपार शक्तियाँ होती हैं, हमने कहा जो बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं उनके लिए बस की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियों के टिकट होते हैं ना, ये अक्सर किसी राजनीतिक परिवार के लोगों को मिलते हैं, धन्ना सेठों को मिलते हैं, बड़े बड़े जुगाड़ तिकड़म से मिलते हैं। 40-50 वर्ष के साल अंतराल में कभी ऐसा होता है कि गरीब आदमी के, एक संघर्ष करने वाले नौजवान को टिकट मिलता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीति संघर्ष मांगती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई अचानक राजनीति में आया वो चुनाव जीत जाए या नहीं जीतेगा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, लेकिन अचानक जो चुनाव जीतते हैं अधिकतर वो फेल हो जाते हैं। राजनीति संघर्ष मांगती है, राजनीति अनुभव मांगती है, राजनीति ये दिखाती है कि ज़मीन पर रह कर के जब जनताओं की समस्याओं से आप रूबरू होते हैं तब जाके आप सच्चे जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो जो यहाँ के मूलभूत समस्या हैं, कि ज्वलंत मुद्दे जो आज तक नहीं हुआ, मेरी कोशिश है कि इस शहर के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं जो अपने पति के साथ रोजगार में हाथ बटा रही है, अपने बच्चों की फीस भरी, उसका कोई लेने देने वाला नहीं है, उसको कोई अमीर आदमी 1 दिन पैसा देगा, 2 दिन पैसा देगा, लेकिन पालने से अपने बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ नगर पालिका की जो दुकानें आज 100 है, कल 300 दुकानें बने, गरीबी के आधार पर, पात्रता के आधार पर उनको दूँ। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिससे समाज को बल मिलेगा। मैं 2 परिवारों के बीच ये जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है इस शहर के अंदर कि हाँ भाई इस परिवार का आदमी जीतेगा, उस परिवार का जीतेगा, मैं जनता को चुनाव जिताना चाह रहा हूँ, मैं जनता का आदमी बनकर चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। मैं बगैर संसाधनों के एक ऐसा मॉडल देना चाहता हूँ कि कल किसी गरीब का बच्चा गाँव में प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत लड़ने की जब हिम्मत करे, उसके सामने कोई अमीर व्यक्ति, कोई बड़ा राजनीतिक परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़े, तो उसके पास एक मॉडल हो किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीता जाता है। चुनाव सिर्फ नगर पालिका की कुर्सी में बैठ के अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने गांव के लोगों को, अपने मतलब जो पोस्टर चिपकाने वाले, जयकारा लगाने वाले लोग हैं, उनको ठेका देने का काम नहीं है। नगर पालिका का मतलब है कि कभी नगर के बीच ऐसी दुविधा आई कि नगर के प्रथम नागरिक को कोई बात कहनी है, कोई नेतृत्व करना, कोई बात कहनी है, तो उस दिन विजयपाल रावत खड़ा होकर के हर गरीब आदमी की बात कह सके। ये मेरे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।
विजयपाल जी, अभी आपने एक बात कही कि वादों से नहीं, मैं इरादों को लेकर जनता के बीच में आया हूँ। जैसा कि देखा गया है कि बड़कोट में अक्सर पानी की समस्या रही है, जिसकी किल्लत से जो यहाँ के लोग हैं उनको कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो भी जिसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किए थे। तो क्या वजह है कि जो उत्तराखंड का पानी है, उत्तराखंड के लोगों के लिए ही काम नहीं आ रहा, उन्हें आखिर क्यों इन जल संसाधनों से उन्हें वंचित रखा गया है? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पानी का सबसे बड़ा जो पेयजल का स्रोत है, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत, पानी का तो समुद्र भी हो सकता है, लेकिन पेयजल का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो हिमालय है। अब हिमालय के पास बैठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान की आधी धरती को सिंचित करने वाली पर पवन पावनी माँ यमुना हमारे शहर के नीचे बह रही है। जड़ी बूटियों से ज़्यादा औषधि अगर किसी पानी में है, मिनरल वाटर से ज़्यादा कोई अगर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो हमारे बांज बुरांस के जंगलों का पानी है। उसके बाद भी अगर पानी का क्राइसिस हुआ है तो माँ धरती में कोई कमी नहीं आई है, पानी की कोई कमी नहीं हुई है। पानी का जो कुप्रबंधन है उस वजह से पानी की कमी आई है। हमारे पास जो वाटर रिसोर्स है और जो वाटर सप्लाई है उसका जो वितरण है उसमें गड़बड़ी आई है। आप 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों में देहरादून की तर्ज पर आप पानी की टंकियों का निर्माण कर दें, कितनी जगह घेरती हो, हर वार्ड के लिए पर्याप्त पानी हो जाएगा। बरसों पहले से पानी का एक टैंक वन भूमि में बना हुआ है, उसको विशाल करने पर लगे हुए हैं। आप एक ही रिजर्व टैंक को बड़ा बनाने पर लगे हुए हैं। आप 7 वार्डों में 7 रिजर्व वाटर टैंक क्यों नहीं बना लेते? दूसरी बात, इस शहर के अंदर 3 लघु सरिताएं बहती हैं जिन्हें पहाड़ में गाड़ कहा जाता है। वो गाड़े शहर से 1 किलोमीटर ऊपर से निकल रही है और 1 किलोमीटर आते आते वो गंदी हो जा रही है। उस पानी को अगर हम साफ करें, सीवर लाइन को साफ करें, उस पानी को स्टोरेज करें अगर बड़े बड़े वाटर रिजर्व वाटर टैंक में, तो जिन गलियों में स्कूटर नहीं घुस पा रहा है, कार नहीं घुस पा रही है, वहां पे हम फायर ब्रिगेड के लिए आग लग जाए अगर वहां पे, तो कम से कम एक वाटर सप्लाई तो दे सकते हैं, उस पानी को भी हम यूज कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हम मरुस्थल की भूमि में होते और वहां पे हम पे इतना सा पानी होता, हम उसका कितना यूटिलाइज करते हैं। आप जैसलमेर देखिए कितना डेवलप है, कैसे पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं। अरब कंट्री में तो समुद्र है, वहां तो कोई पेयजल का स्रोत नहीं है, वो उस पानी को फिल्टर करते हैं। आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए, आदमी का प्रबंधन ठीक होना चाहिए। पानी की हमारे पास कोई कमी नहीं है, और जो पानी की अव्यवस्था फैली वो कुप्रबंधन का ही नतीजा था, जिसकी वजह से हमारी माताओं बहनों ने बड़ा कष्ट झेला। बीमार पड़ गई महिलाएं, उनकी कमरों में दर्द हो गया, कई बच्चे परेशान हो गए पानी उठा उठा के। एक गृहिणी, उसको पता है पानी की वैल्यू। हम पुरुष तो आपके कैमरे के आगे बोल देंगे साहब पानी को ये कर देंगे वो कर देंगे। जिस गृहिणी ने 2 बाल्टी से पूरा घर चलाना है वो जानती है पानी का क्राइसिस क्या होता है। हमारे टैंकर पालिका पे कितने टैंकर है पानी के? 2 टैंकर। बाकी टैंकर कहाँ से आए? ठेका दिया। किसको ठेका दिया? हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके रिश्तेदारों को ठेका दिया, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके चमचों को ठेका दिया गया। तो कुल मिला के पानी के क्राइसिस में भी, मतलब आपदा में भी अवसर अगर ढूंढा जाता है रोजगार का, तो ये बड़ी खराब बात है। नगर पालिका के कम से कम 14 टैंकर होने चाहिए, एक वार्ड में 2 टैंकर जहाँ नहीं घुस सकता, कम से कम अगर वहाँ पे वाटर टैंक, रिजर्व वाटर टैंक बना हो, उसको फुल कर दें, उस पानी का क्राइसिस खत्म हो जाएगा। तो सारा जो पानी का प्रॉब्लम हुआ वो पानी के कुप्रबंधन की वजह से हुआ था, जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो चलिए इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार विनोद डोभाल जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी दंगल में। खबर भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। रवाई घाटी की समस्त जनता की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डोभाल जी, जैसा कि आपका जो चरित्र है वो किसी से छुपा नहीं है, जो आपका स्वभाव है काफ़ी सरल और मृदुल रहा है। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आप जनता के लिए करेंगे? सबसे पहले अगर मुझे इस नगर पालिका की जनता का आशीर्वाद मिलता है, रवाई घाटी की जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं अगर कुछ इस नगर पालिका के लिए नहीं कर पाऊँगा तो उसकी मैं जिम्मेदारी स्वयं भी लूँगा। मैं ऐसा नहीं किसी के ऊपर आरोप लगाऊँगा। मेरे बड़े भाई अभी बीजेपी प्रत्याशी अतुल रावत जी ने कहा कि अगर वो जीतेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और तब जाके इस हॉस्पिटल का कुछ होगा। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, भाई डबल इंजन की सरकार है तब तो इसकी ये हालत ऐसी है, पर डबल इंजन की सरकार रहते रहते क्या कुछ नहीं हो सकता क्या? इसके लिए एक और इंजन चाहिए क्या? इनका ट्रिपल इंजन, अगर इनके साथ एक और इंजन लग जाए, 4 इंजन लग जाएंगे। चाहिए ऐसे इंजन है कि चारों दिशाओं में अपनी अपनी ताकत लगाते हो, चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। ये ऐसे इंजन है, ठीक है। इनकी तो मैं बात का जवाब दे दूँ। विजयपाल रावत जी बहुत अच्छी बात करते हैं, उनको बहुत ज्ञान भी है। अभी मैं परसों इनका डिबेट सुन रहा था। ये पार्किंग की व्यवस्था बड़कोट में ऐसा करना चाहते हैं कि तकरीबन यहाँ पे 4000 पार्किंग की व्यवस्था हो, गाड़ियों की पार्किंग।
एक गाड़ी जो एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसे हम मैक्स कहते हैं या कोई भी, उसके लिए तकरीबन 8 स्क्वायर मीटर की हमें ज़रूरत होती है। अब 4000 गाड़ियों की पार्किंग आप करेंगे और 8 स्क्वायर मीटर एक गाड़ी का वो स्क्वायर मीटर एक गाड़ी को चाहिए, तो 8 चक्को 32,000 लगभग 32,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन आपको चाहिए। तो विजयपाल रावत जी को ये भी सोचना चाहिए कि भाई हम उतनी बातें करें जनता के पास जाके, भाई जो धरातल में कभी उतर भी सके। 32,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन अगर आप बड़कोट में पार्किंग में तब्दील कर देंगे तो लोग घर, मुझे लगता नहीं है, फिर तो मुझे लगता है पूरा उत्तरकाशी के लिए फिर कहीं आपको इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं उतनी बातें कहूँगा जितनी बातें संभव है और धरातल पे उतारी जा सके। अगर मुझे इस नगर पालिका का अध्यक्ष बनने का आशीर्वाद रवाई घाटी की जनता देती है तो सबसे पहले जो यहाँ, क्योंकि नगर पालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और आप जब बड़कोट में आए होंगे तो आपको लगा नहीं होगा आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है ना। हम एक नगर पालिका इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, हम इसके लिए प्रॉपर एक मास्टर प्लान लेके आएंगे और जिसका स्वरूप जो उसमें कंस्ट्रक्शन होगा उसका स्वरूप एक पहाड़ी राज्य की तरह होगा, जो जिसमें हमारी रवाई घाटी की संस्कृति की हमको झलक मिलेगी। पहली बात, जब हम मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं तो इसमें जो बुनियादी सुविधाएं, रावत जी यहाँ पे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, वो आज भी बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं। हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, बड़कोट में ये मेन रोड है और 1-2 और रोड है जहाँ मेन रोड के अलावा कहीं भी 4 व्हीलर से बड़ी गाड़ी नहीं जाती, वो भी 1 रोड और 2 रोड में, और एक बड़कोट गांव के फील्ड तक बड़ी गाड़ी जाती है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी आदमी कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका मटेरियल का जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा किसी घर में इतना दूर पड़ता है कि उसकी लेबर कॉस्ट जो है उसकी ढुलान की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज भी जो बड़कोट के लोग हैं जो अलग अलग, क्योंकि पहाड़ी राज्य है तो कम से कम जो उनके किसी मोहल्ले का जो मुख्य चौराहे बनेगा, जो मुख्य जगह है, एटलीस्ट वहाँ तक लोगों के पास पहुँच मार्ग मिल जाना चाहिए। आप बड़कोट शहर को घूमेंगे तो यहाँ नालियों का निर्माण करा गया है और नालियाँ जो हैं कम से कम 1.5 या 2 फीट गहरी नालियाँ हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने पे स्वाभाविक है उसमें बड़ी ढलान होगी। जब उसमें बड़ी ढलान है तो और कभी किसी का बच्चा उन खुली नालियों में गिर जाए तो हो सकता है कभी भविष्य में अगर इसकी हालत ऐसी रही और ऐसी प्रतिनिधियों के हाथ में ये शहर रहेगा तो हो सकता है किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। शहर में झूलती तारों का मतलब 30% घरों के ऊपर तकरीबन यहाँ पे जो है झूलती तारें हैं, तो जो मतलब खुलेआम अगर झूलती तारें बिजली की तो आप समझ सकते हैं कोई भी चपेट में आ सकता है। तो हमारा ये जो बेसिक सुविधाएं हम उसकी बात ही नहीं करते, हम गारंटी के साथ कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते। हम जो कुछ चीज़ें हैं इसमें जैसे पहुँचमार हो गया, नालियों का सुधार हो गया, ये बिजली के तारें तो हम 6 महीने में नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहुँचमार्ग हम कह रहे हैं, हम गारंटी के साथ जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम 6 महीने के अंदर उनको, ऐसे नहीं कि घरों तक गाड़ियां पहुंचा दें, पर किसी जगह पे एटलीस्ट मतलब जहां से कोई घर की दूरी 100, 200, 300 मीटर एटलीस्ट उसको मतलब नज़दीक हो पड़े, इतना हम प्रबंधन उसका करके देंगे। दूसरा जो बुनियादी सुविधाएं हम देंगे और रवाई घाटी की जनता सब जानती है, हम सभी प्रतिनिधि, आप भी पूरन सिंह जी हैं, हमारा पिता तुल्य, आपका भी चरित्र जानते हैं, आप के बारे में भी जानते हैं, रावत जी के बारे में भी, विजयपाल जी के बारे में भी, हमारे बारे में जानते। तो बुनियादी सुविधाएं, क्योंकि ये हमने हमेशा कहा है कि रवाई घाटी जो है ये हमारे परिवार की तरह है और हमारे से जो हो पाएगा बुनियादी सुविधाएं तो हम उसे देंगे। हम इस शहर के लिए और कुछ बड़ा करके देंगे। देखिए हमारा जो ये बड़कोट नगर पालिका है, यमुनोत्री धाम, जो माँ यमुना का आशीर्वाद हमारी रवाई घाटी के ऊपर सभी लोगों के ऊपर है और यहाँ की तकरीबन 80% जो आजीविका है हम लोगों की, इवन हमारी भी, वो माँ यमुना पे डिपेंड है। तो यहाँ पे जैसे पार्किंग की सुविधा, भाई विजयपाल रावत जी की तरह हम 4000 गाड़ी की वो तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मतलब 400-500 गाड़ी की जो पार्किंग है एटलीस्ट इतनी हम वो करेंगे और हमने उसके लिए जगह आइडेंटिफाई भी करी है, लोगों को बताया भी है। जब वो डंपिंग जोन पूरा हो जाएगा तो हम उसमें उसे पार्किंग में तब्दील करेंगे, ये हम करेंगे। लोगों को हम यहाँ पे जैसे
क्या है कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के पास इतना रुपया पैसा भी नहीं होता कि वो अपनी जेब से कुछ कर ले, और एक लैंड यूज़ जो है उसमें बड़ी अड़चन है। अगर कोई कल ढाबा बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, होटल बनाना चाहता है, तो हम उसको पहले बोर्ड प्रस्ताव में उसको 143 का प्रस्ताव लेके आएंगे, ताकि कल को कोई भी युवा जो साल भर 6 महीने में कभी कभी लोग हताश हो जाते हैं और अपना विचार फिर धंधा करने का छोड़ देते हैं, उसको एक सहूलियत मिले और बैंक में वो जाके अपना लोन करा, अपना व्यापार वो चालू करा। इसके साथ ही साथ हमारे पूर्वजों ने जो ये सपना देखा था उत्तराखंड का, हम उसको भी पहले बोर्ड प्रस्ताव में लेके आएंगे। अगर हमें आशीर्वाद मिलता है, हम जो भू कानून है और जो मूल निवास है, हम उसे पहले बोर्ड प्रस्ताव में रखेंगे, ताकि यहाँ पे हम आज भी मोटिवेट करते हैं लोगों को कि भाई बाहरी लोगों को आप ज़मीन ना बेचें। हम पहले, हमारे कोई इनका ऐसा विरोध नहीं है, हम ये चाहते हैं पहले हमारा घर खुशहाल बने, फिर हम दूसरे, क्योंकि जब मैं खुद खुशहाल हूँगा तभी तो मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँगा ना। तो हमारी ये सोच, और ऐसा हम रवाई घाटी हमारा पूरे परिवार की तरह हम उसके लिए सोचते हैं। जिस तरीके से डोभाल जी ने कहा, वो एक काफ़ी बड़ा विज़न लेके इस बार जनता के बीच में उतरे हैं। बड़कोट में जो है जल की जो समस्या है, इसके लिए क्या कुछ रूट मैप आपके द्वारा तैयार किया गया है? देखिए मैडम, मैं पहले विनोद जी की बात का जवाब दे दूं, जी जी, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। विनोद जी ने बढ़िया ढंग से लच्छेदार तरीके से अपनी बात रख दी, लेकिन ये बात नहीं बोली दर्शकों को कि विनोद जी के बड़े भाई यमुनोत्री क्षेत्र के विधायक हैं और 3 साल हो गए। हमारा उन लोगों को भी आश्वासन है, यदि हमें आपने इस नगर पालिका का अध्यक्ष बनने का अगर आशीर्वाद देते हैं, तो हम उनके जो सीज खाते हैं उन्हें भी खुलवा के लोगों को देंगे। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले में मेरा दूसरा सवाल रहेगा अतुल जी आपसे। जिस तरह से उत्तराखंड में जो नशे का कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो युवा है उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ आपके पास प्लान्स है? मेरे पास तो जो कार्य योजना है उसको तो मैं जब चेयरमैन बन जाऊंगा तब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन आप जरा शहर में घूमिए, शहर में शराब की नदियां बह रही हैं। जरा पूछिए मतदाताओं से, ये शराब पैदा कहाँ से हो रही है? ये इस समाज का यूथ जा कहाँ रहा है? प्रत्येक से पूछिए आप जरा। मेरा कहने का मतलब है, जब हम बनेंगे, मैंने आपको अपना रोड मैप बता दिया, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से सारी बातें हो गई, क्योंकि 1 साल से प्रशासकों के हाथों में है नगर पालिकाओं की व्यवस्थाएं। इस 1 साल के ड्यूरेशन में हमने रोड मैप ही बनाया। रही बात राजीव आवास योजना की, मैं विनोद भाई का ज्ञान थोड़ा कलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जब ऑनलाइन कोई टेंडरिंग होती है तो उसमें भारत का कोई भी नागरिक प्रतिभाग कर सकता है। वो ऑनलाइन टेंडरिंग थी, और ऑनलाइन टेंडरिंग में चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, वो आए, जो कागज़ उसके बताएंगे उस हिसाब से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। रही बात भ्रष्टाचार की, बहुत सारी बातें आई। भ्रष्टाचार, सर मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी समय के अभाव को देखते हुए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से यहाँ पे नशे का कारोबार बढ़ रहा है, तो उसके रोकथाम के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से साफ बात बताऊँ। मैं सच बात, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। शायद मैं ऐसी बात बोलूँगा, लोग चुनाव में वो बात नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ इस बात में। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में जो है, ये क्या है कि आप किसी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप चाहिए चले जाए, आप आसाम में चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, चाहे आप हमारे रवाई घाटी में, नशे के कारोबार में 2 तरह के नशे होते हैं। एक जो सूखा नशा होता है और एक जो शराब का नशा होता है। शराब का एक प्रचलन है और ये हमारी संस्कृति में भी है, ठीक है ना, और इसको बहुत ज़्यादा लोग वो नहीं करते हैं। लेकिन जो सूखा नशा आज की डेट में जो यूथ है वो सूखे नशे की तरफ ज़्यादा है। हमारा उसको लेके ये है, क्योंकि रावत जी ये तो बता नहीं रही हैं कि पिछले 5 साल में जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने करा क्या है, वो तो बता नहीं रहे हमारे को। लेकिन अगर आशीर्वाद मिलता है, हम युवाओं के लिए क्या करेंगे हम बताते हैं आपको। हम आज भी इस शहर में, पिछले साल भी हमने कराया था, कबड्डी का एक आयोजन हर साल कराते हैं, और यहाँ से कई बच्चे हमारे उससे वो नेशनल खेले हैं कबड्डी के लिए। हम बच्चों को
चाहे किसी भी गांव का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, हम बच्चों को खेल कूद के प्रति बड़ा वो करते हैं। आप पूछ सकते हैं शहर में जाके। तो हमारा रावत जी के ही गांव में जो बड़कोट गांव है, वहाँ पे एक फील्ड है, बड़कोट फील्ड है, और उसको एक मिनी स्टेडियम वहाँ बनाने का हमारा वो है, हमारे मैनिफेस्टो में भी है। और जहाँ से अरबों खरबों रुपए का जहाँ पे वो रेता बजरी पड़ा है, रावत जी जिसको कह रहे थे, वहाँ पे हम, क्योंकि वहाँ पे जो भी आज तक अध्यक्ष बने हैं, बहुतों का तो नहीं पता, लेकिन हमने रावत जी का कार्यकाल का पता कराया है। उसमें करोड़ों रुपए तिलाड़ी के फ्लड प्रोटेक्शन में कागजों में होता है, अगले फ्लड में वो फिर बह जाता है, तो सिर्फ वो कमाई का एक साधन है। हम उसमें वन टाइम सेटलमेंट उसका फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करेंगे, और जो उसमें जो ज़मीन आएगी वहाँ पे हम लोगों के लिए एक स्टेडियम बना के देंगे। अब देखते हैं उसमें कितनी ज़मीन वहाँ पे उपलब्ध हो पाती है। और उस पर हम, क्योंकि यमुना नदी के किनारे हैं, और वहाँ एक आरती स्थल बनाने के लिए हम सोचते हैं। और तिलाड़ी जो हम रवाई वालों की एक शान है, जो हमारे लिए एक मतलब प्रेरणा का भी वो रोज जताया था। तो वहाँ का जो स्थल है वो जिंट्स, मतलब आप जाएंगे तो मतलब ऐसी स्थिति में है कि पैदल जाने में भी दिक्कत परेशानी होती है। हम उसको भी चाहेंगे कि थोड़ा सा लोगों को वहाँ पे मतलब जाए लोग, और उसका मतलब उसको बढ़ाने। समय के अभाव को देखते सर मैं आपके पास आना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर भारत में सर। जी, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे नशे के ऊपर? सर क्या लगता है आपको? नशे के लिए तो भैया आज से नहीं, यहाँ काफ़ी साल से हूँ। यदि जनता ने यहाँ की जितने भी वोटर लोगों ने मेरा अगर सहयोग कर दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया, तो मैं नशे से जो हूँ पूरे बड़कोट शहर को जो है नशा से मुक्त कर दूंगा। चाहे वो किसी प्रकार का नशा है, उसको मैं जो नशे से बड़कोट शहर को जो मुक्त कर दूंगा। और फिर जो है यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे जो है पूरा शहर जो है बिल्कुल वंचित है। केवल जो है लोगों को जो है लॉलीपॉप से जो है हाँ दिया जाता है कि लॉलीपॉप, उससे लोग जो संतुष्ट हो जाते हैं, छोटे मोटे ठेके दिए जाते हैं। बाकी जो है 35-40 साल से जो है मैं देख रहा हूँ पूरे शहर को कहीं नाली नहीं है, कहीं रास्ते नहीं है, यहाँ कोई ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है, कहीं जो है गाड़ियों को जो खड़े करने के लिए कहीं जगह नहीं है। और 35-40 साल से जो यहाँ जो है शहर में जो है लोग जो पानी के बिना तरस रहे हैं। अभी जो 3-4 महीने पहले की बात है, मई जून की, तो पूरा शहर उस पर जो एक बूंद पानी टपक रहा था, उस पर लोगों ने अपने डिब्बे लगाए और उसको जो अपनी बाल्टियों में भरा, तब जाके लोगों का काम चला है। और टैंकर भी लगाया, लेकिन उससे जो प्राप्त पानी नहीं मिल पाया। तो मेरी जो मजबूरी हुई, और मैं जो हूँ 6 दिन 6 जंग में सभी कुछ चलता है, ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। लेकिन हम एक ऐसे प्रत्याशी हैं, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, हमारे बीच में रावत जी हमारे भी प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इनकी गारंटी है टोटल शराब भी नहीं पिलाई होगी। इसके लिए रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल अपनी उसमें भी कहा था जनसभा में, एक हमारा जवाब रह गया था कि अपने कार्यकर्ताओं को मतलब काम वाम देने के लिए रावत जी ने शायद लगाया था इन लोगों ने। मेरा आपको सीधा सा एक बात है, कार्यकर्ताओं को कोई ऐसे काम नहीं दे सकता है। टेंडरिंग का जो प्रोसेस है, किसी विधायक की हैसियत नहीं होती हो, सीधे कार्यकर्ता को, भाई अगर इस क्षेत्र का आदमी क्वालिफाई करता होगा तो क्यों ना हम उसको प्राथमिकता देंगे। हाँ, हमें गर्व होता है इस बात को लेके कि हमारे क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो या हमारे कार्यकर्ता क्या हमारे परिवार के लोग हैं, रवाई घाटी के लोग हैं, और रवाई घाटी पूरा हमारा परिवार है। चलिए जी, विजयपाल जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि अभी सर ने कहा कि लॉलीपॉप देने से नहीं होगा, जो नशा है इसके कारोबार को जड़ से मुक्त करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या? सीधी और सपाट बात। हाँ। हम अगर नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट बने, जनता का प्यार आशीर्वाद मिला, तो जो शराब की दुकान बड़कोट के अंदर है, वो शराब की दुकान वहाँ नहीं दिखेगी। ये मैं आज खुली घोषणा करता हूँ। वो शराब की दुकान वहाँ से हटेगी और शहर से इतने दूर जाएगी। जो सरकारी दुकान बड़कोट का उपकेंद्र खोला है, जिसके लिए हमारी माताओं बहनों ने आंदोलन किया, उस दुकान को भी बंद कराया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, जनता का नेता विजयपाल रावत की हैसियत से उस दुकान को भी बंद कराया जाएगा। इस शहर को, पूरे शहर के एक एक कोने को, जहाँ पे लगता है कि सूखा नशा चलता है, गीला नशा चलता है और पता नहीं कितने टाइप के नशे हैं, सीसीटीवी सर्विलांस से कवर किए जाएंगे। तीसरी चीज़, जिन खेल के मैदानों में इतना मोटा सीमेंट का वो एक मोटा वो डाल करके हेलीपैड बनाया गया है, उसे तोड़कर उसको खेल मैदान बनाया जाएगा और नए खेल मैदानों के निर्माण होंगे, नए स्टेडियम के निर्माण होंगे। सिर्फ कबड्डी नहीं खिलाई जाएगी, खो खो भी खिलाया जाएगा, फुटबॉल भी खिलाया जाएगा, क्रिकेट भी खिलाया जाएगा।
ठेकेदारों के हिसाब से टेंडर नहीं बटेंगे, स्वयं सहायता समूह बनेंगे, महिलाओं के, बेरोजगारों के बनेंगे, सामूहिक रूप से उन्हें काम दिया जाएगा। क्यों टेंडर प्रक्रिया हो, क्यों क्लास 1 के ठेकेदार हो, डीडी ग्रेड के ठेकेदार, छोटे छोटे ठेकेदार, उनको भी काम दिए जाएंगे। तीसरी बात, नशे के खिलाफ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब हम बच्चों को किताबें देंगे, मुंशी प्रेमचंद का साहित्य देंगे, गांधी का दर्शन देंगे, सुभाष की सीख देंगे, भगत सिंह की क्रांति देंगे, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान, सामाजिक शास्त्र की किताब देंगे, तो यहाँ का हर बच्चा नशे से दूर होगा। जब हम उन बच्चों के लिए इंटरनेट की सुविधा करेंगे, ज़बरदस्त वाईफाई जोन बनाएंगे, तब बच्चे लोग पढ़ाई पे रहेंगे। जब हम ऑप्शन देंगे नशे का नौजवानों को, तब जाके लोग नशा छोड़ेंगे। सारे खेल मैदान तो हमने बर्बाद कर दिए, कहीं हेलीपैड बना दिए, कहीं बिल्डिंगें बना दी, तो बच्चे नशा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। शराब की दुकान को आपने वहाँ पे खोल के रखा हुआ है जहाँ से पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी की गाड़ियाँ जाती है, तो भर भर के बोतलें आदमी घर ले जाकर नहीं ले जाएगा। इस दुकान को यहाँ से हटाएंगे। ये जो शराब माफिया राज है, ये जो गाड़ियों में बैठ कर जगह जगह शराब सप्लाई करते हैं, दुकान तो खुली है, उसके बाद भी खुले आम पुलिस की सांठ गांठ के बिना कोई कारोबार नहीं चलता नशे का। इसको ध्वस्त करेंगे। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाएगी तो जनता से कहेंगे आओ साथ में बेत निकालो हाथ में, हम अपना लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे और अपने बच्चों का भविष्य संभालेंगे। अपने बच्चों का मतलब मैं अपने बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने बच्चे वो होते हैं जो इस शहर के, इस समाज के नागरिक हैं, जिन्होंने कल मेरी जगह पे आना है, अतुल रावत जी की जगह पे आना है, विनोद डोभाल जी की जगह पे आना है, उनके भविष्य की बात करेंगे। तो नशे के लेकर हमारा क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अतुल जी, मैं आपसे सवाल करूंगी कि जिस तरह से ये तो बात ही, चलो नशे की बात हुई, अब बात आती है महिलाओं की। जो महिलाएं होती है जो पहाड़ जैसी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही है, और जो भाजपा अक्सर महिलाओं की बात करती है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ प्रभाव है? कम शब्दों में अब बढ़िया सा संदेश दे दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं को और जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। विश्वास के साथ आपने मुझे 2013 में नगर पालिका की कुर्सी तक पहुंचाया, और जिस प्रकार से मैंने विकास कार्य को धरातल पर उतारा और आपका मान सम्मान हमेशा ऊंचा रखा, मैं आपसे वचन देता हूं, आपको वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं, उसी प्रकार से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी, सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा। और मेरे मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्ध माताओं के लिए सारी कार्य योजना तैयार है। आप मुझको 2013 की तरह इस बार भी सहयोग करें, विकास दौड़ेगा। उत्तराखंड की सरकार बड़कोट में आके दिखाई देगी कि ये बड़कोट का पुनः विकास है। धन्यवाद आपका। तो चलिए, ये थे हमारे साथ अध्यक्ष पद के लिए तीनों प्रत्याशी, जो तमाम तरह के वादे यहाँ पर बड़कोट की जनता से कर रहे हैं कि अगर वो अध्यक्ष पद में चुनकर आते हैं तो वो नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो महिलाओं के लिए कार्य करेंगे, और जो तमाम यहाँ पे जो असुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की, पार्किंग की समस्या है, उनको लेकर कार्य करेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो जो यहाँ की जनता है वो इस विश्वास में रहती है कि वो हमारे जो रुके हुए कार्य है वो संपन्न होंगे। लेकिन ये जनता है जनाब, ये सब जानती है। तो वही 23 तारीख को मतदान होने हैं और 25 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी, और जो बड़कोट की जो जनता है वो किसे नगर पालिका का सरताज बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर भारत में।